संविदा विधि 2। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2। भारतीय संविदा अधिनियम 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ACT 1872। क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति, उपनिधान, गिरवी एवं एजेंसी। 19 इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेजन एजेंसी। क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा, आवश्यक तत्व एवं क्षतिपूर्तिधारी के अधिकारों की विवेचना। प्रश्न 1 अ। क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा एवं आवश्यक तत्व देते हुए क्षतिपूर्तिधारी के अधिकारों की विवेचना कीजिए। Explain the definition and essentials of the contract to indemnity and discuss the rights of an indemnity holder. उत्तर। क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा। Definition of Contract of Indemnity। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 के अनुसार वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। उदाहरण इलिस्ट्रेशन क। ऐसी कार्यवाहियों के परिणामों के लिए जो ग 200 रुपये की अमुक राशि के संबंध में ख के विरुद्ध चलाए ख की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। ये क्षतिपूर्ति की संविदा है। सामान्यतः बीमा की संविदाएं और उनमें भी विशेष रूप से अग्नि बीमा की संविदाएं क्षतिपूर्ति की संविदाएं होती हैं। भारतीय विधि में आंगल विधि की अपेक्षा क्षतिपूर्ति की संविदा को अत्यंत सीमित भाव में परिभाषित किया गया है। भारतीय विधि में केवल एक ही प्रकार की क्षतिपूर्ति का उल्लेख किया गया है जो क्षतिपूरक द्वारा की गई इस प्रतिज्ञा से उत्पन्न होती है कि वह दूसरे पक्षकार की रक्षा स्वयं अपने आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हानि से करेगा। इसमें उन दशाओं का उल्लेख नहीं है जिनमें हानि घटनाओं या दुर्घटनाओं द्वारा होती है जो क्षतिपूरक के आचरण या अन्य किसी व्यक्ति के आचरण पर निर्भर नहीं होती या जो क्षतिपूरक के अनुरोध पर क्षतिपूरक द्वारा कुछ करने से उत्पन्न हो गए उत्तरदायित्व से होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम मूला सहकारी कारखाना ली0 A0 I0 R0 2007 S0 C0 2361 में निर्णीत किया गया कि सहकारी समिति को हुई हानियां, दावों एवं नुकसानी आदि की क्षतिपूर्ति करने वाला दस्तावेज गारंटी न होकर क्षतिपूर्ति की संविदा है। दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम 0 ली0 बनाम स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया Y0 I0 R0 2007 N0 और 0 C0 517 गुजरात के मामले में जीवन तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को छोड़कर शेष प्राय सभी बीमाओं को क्षतिपूर्ति की संविदा माना गया है। ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति करने का प्रतिवादी का वचन निरपेक्ष होता है। ज्यों ही ऐसे वचन का पालन करने में व्यतिक्रम होता है, क्षतिपूर्ति का वाद संस्थित किया जा सकता है, चाहे वास्तविक नुकसान कुछ भी हुआ हो। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम श्रीमती S0 सिंधु A0 I0 R0 2006 S0 C0 2366 में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि किसी अधिनियम या संविदा से संबंधित कोई नियम ऐसी पॉलिसी पर ब्याज दिए जाने के संबंध में कोई उपबंध नहीं करता है। चूंकि उक्त पॉलिसी पर ब्याज देय नहीं होता है, जिला उपभोक्ता फोरम, प्रदेश उपभोक्ता फोरम तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम द्वारा ब्याज दिए जाने का आदेश त्रुटिपूर्ण है। क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व। क्षतिपूर्ति की संविदा के निम्नांकित आवश्यक तत्व हैं। 1. क्षतिपूर्ति की संविदा में वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं। 2. ऐसी संविदा में एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को कुछ हानियों से बचाने का वचन रहता है। 3. इसमें दो पक्षकार होते हैं, क्षतिपूर्तिकर्ता इंडेमनिफायर तथा क्षतिपूर्तिधारी इंडेमनिटी होल्डर। जो व्यक्ति हानि की पूर्ति का वचन देता है उसे क्षतिपूर्तिकर्ता एवं वह व्यक्ति जिसे ऐसा वचन दिया जाता है क्षतिपूर्तिधारी कहलाता है। 4. क्षतिपूर्ति की संविदाएं समाश्रित संविदाएं होती हैं। 5. ऐसी संविदा सविश्वास पर आधारित होती है। 6. इसमें क्षतिपूर्तिधारी वास्तविक क्षतिपूर्ति कराने का हकदार होता है, न कि अनुबंधित संपूर्ण राशि पाने का। 7. क्षतिपूर्ति की संविदाएं लिखित, मौखिक या आचरण द्वारा की जा सकती हैं। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 125 में क्षतिपूर्तिधारी के विरुद्ध वाद लाए जाने पर उसके अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत क्षतिपूर्तिधारी को क्षतिपूरक के विरुद्ध निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। 1. क्षतिपूर्तिधारी वह सब नुकसानी या क्षतिपूर्ति धन प्राप्त करने के लिए दावा कर सकता है जिसका संदाय करने के लिए उसे किसी वाद में विवश किया गया हो। 2. क्षतिपूर्तिधारी दावे का प्रतिरोध करने में हुए समस्त युक्तियुक्त खर्चों को प्राप्त करने का हकदार होता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि अपनी प्रतिरक्षा करने में उसने प्रतिज्ञाकर्ता के आदेशों का उल्लंघन न किया हो और वैसा ही कार्य किया है जैसा कार्य करना क्षतिपूर्ति की किसी संविदा के अभाव में उसके लिए प्रज्ञापूर्ण होता, अथवा यदि प्रतिज्ञाकर्ता ने वह वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो। यदि वह युक्तियुक्त रूप से खर्च करता है तो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। 3. क्षतिपूर्तिधारी किसी दावे का सर्वोत्तम शर्तों पर समझौता कर सकता है और फिर क्षतिपूर्ति की संविदा के आधार पर वह उन समस्त राशियों को जो उसने समझौते के परिणामस्वरूप दी है प्राप्त करने के लिए वाद ला सकता है। प्रत्याभूति की संविदा। प्रश्न 1 ब। प्रत्याभूति की संविदा से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? ये क्षतिपूर्ति की संविदा से किस प्रकार भिन्न है? What do you understand by contract of guarantee? What are its essential elements? How does it differ from contract of indemnity? उत्तर। प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा। Definition of contract of guarantee। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार प्रत्याभूति की संविदा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति दे प्रतिभूक कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है मूल ऋणी कहलाता है और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है लेनदार कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकती है। सरल शब्दों में प्रत्याभूति की संविदा से अभिप्राय है जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन न करे तब उसकी ओर से पालन करने का दायित्व किसी व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर लिया जाना।
उदाहरण इलिस्ट्रेशन, किसी व्यक्ति द्वारा ये करार किया जाना कि दूसरे व्यक्ति द्वारा संदाय पेमेंट नहीं किए जाने पर वह उसका संदाय पेमेंट करेगा, एक प्रत्याभूति की संविदा है। प्रत्याभूति की संविदा के पक्षकार, पार्टीज टू द कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं। 1. प्रतिभूक श्योरिटी, वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है। 2. मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर, वह व्यक्ति जिसके लिए या जिसको चूक के लिए प्रत्याभूति दी जाती है। 3. मूल ऋणदाता प्रिंसिपल क्रेडिटर, वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है। प्रत्याभूति की संविदा के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 1. प्रतिभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं, मूल ऋणी, लेनदार और प्रतिभू। 2. मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर एवं लेनदार क्रेडिटर के बीच संविदा का होना। 3. लेनदार एवं प्रतिभू के बीच इस आशय की संविदा होना कि प्रतिभू ऋण की प्रत्याभूति दे एवं 4. मूल ऋणी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रतिभू से प्रतिभू के रूप में कार्य करने की प्रार्थना करे। इस प्रकार प्रत्याभूति की संविदा में तीनों पक्षकारों का अभिव्यक्त रूप से भाग लिया जाना अथवा उसमें विवक्षित सम्मति होना आवश्यक है। प्रत्याभूति की संविदा में प्रतिफल का होना भी आवश्यक है। प्रतिफल के बिना की गई प्रत्याभूति की संविदा शून्य है। संविदा अधिनियम की धारा 127 के अनुसार मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई बात या की गई कोई प्रतिज्ञा प्रत्याभूति देने के लिए प्रतिभू को पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगी। प्रत्याभूति लिखित या मौखिक कैसी भी हो सकती है। मौखिक प्रत्याभूति भी उसी तरह आबद्धकर होती है जैसे कि लिखित प्रत्याभूति। यह विवक्षित भी हो सकती है, अर्थात मूल ऋणी द्वारा प्रतिभूति से विवक्षित प्रार्थना मात्र प्रत्याभूति की संविदा के लिए पर्याप्त है। प्रतिभूति की संविदा में किसी बीमाकृत इंश्योर्ड व्यक्ति को सभी बातों की जानकारी देनी चाहिए। यदि वह जानबूझकर प्रश्नों का गलत उत्तर देता है या गलत जानकारी देता है तो ऐसी संविदा को निराकृत किया जा सकता है। P0G0 चाको बनाम चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, A0I0R0 2008 S0C0 424। 5. प्रतिभूति की संविदा का सृजन किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर होता है। 6. प्रतिभूति की संविदा में जहां प्रतिभू मूल ऋणी द्वारा लेनदार को ऋण का उन्मोचन कर देता है, वहां ऐसे संदाय या उन्मोचन पर विधि की दृष्टि में वह मूल ऋणी के विरुद्ध अपने अधिकार से कार्यवाही करने का हकदार हो जाता है। प्रत्याभूति की संविदा तथा क्षतिपूर्ति की संविदा में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड अ कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्षतिपूर्ति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। 1. क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल 2 पक्षकार होते हैं, क्षतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्तिकर्ता। 2. क्षतिपूर्ति की संविदा का उद्देश्य हानि की प्रतिपूर्ति कराना होता है। 3. क्षतिपूर्ति की संविदा का सृजन किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध के बिना ही होता है। 4. क्षतिपूर्ति की संविदा का मूल तथ्य प्रत्यक्ष व्यवहार होता है और तीसरे पक्षकार के अस्तित्व से स्वतंत्र किया जा सकता है। 5. क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूरक अपने नाम से तीसरे पक्षकार के विरुद्ध तब तक दावा नहीं कर सकता जब तक कि अभिहस्तांकन न हो, उसके लिए क्षतिपूरक के नाम से वाद लाना आवश्यक है। 6. क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। प्रत्याभूति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 1. प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं, मूल ऋणी, ऋणदाता तथा प्रतिभू। 2. प्रत्याभूति की संविदा का मुख्य उद्देश्य वचनदाता द्वारा वचन का पालन नहीं किए जाने पर प्रतिभू द्वारा उसके पालन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना होता है। 3. प्रत्याभूति की संविदा का सृजन किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर होता है। 4. प्रत्याभूति की संविदा मूल ऋणी की पूर्व धारणा करती है। 5. प्रत्याभूति की संविदा में जहां प्रतिभू मूल ऋणी द्वारा लेनदार को देय ऋण का उन्मोचन कर देता है, वहां ऐसे संदाय या उन्मोचन पर विधि की दृष्टि में मूल ऋणी के विरुद्ध अपने अधिकार से कार्यवाही करने का हकदार हो जाता है। 6. प्रत्याभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व प्राथमिक न होकर द्वितीयक होता है, अतः यदि मूल ऋणी उत्तरदायी नहीं होता है तो प्रतिभू भी उत्तरदायी नहीं होगा। चिरगामी प्रत्याभूति। प्रश्न 2 चलत या चिरगामी प्रत्याभूति क्या है? ऐसी प्रत्याभूति का उन्मोचन या प्रतिसंहरण किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? What is continuing guarantee? Under what circumstances continuing guarantee can be discharged or revoked? उत्तर, चलत या चिरगामी प्रत्याभूति कोई प्रत्याभूति या तो साधारण हो सकती या फिर चलत। साधारण प्रत्याभूति में प्रतिभू केवल एक संव्यवहार विशेष के लिए दायित्वाधीन होता है, जबकि चलत प्रत्याभूति में प्रतिभू संव्यवहारों की एक आवली अर्थात श्रृंखला सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए दायित्वाधीन होता है। चलत या चिरगामी प्रत्याभूति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 129 के अनुसार प्रत्याभूति जो संव्यवहारों की किसी श्रृंखला तक विस्तृत होती है, चिरगामी प्रत्याभूति कहलाती है। A guarantee which extends to a series of transactions is called a continuing guarantee. उदाहरण इलिस्ट्रेशन, कई महीनों तक किराया वसूल करके भुगतान करने की प्रत्याभूति एक चलत प्रत्याभूति है। क, इस बात के प्रतिफल स्वरूप की ख अपनी जमींदारी के भाटकों रेंट्स का संग्रह करने के लिए ग को नौकर रखेगा, ग द्वारा उन भाटकों के सम्यक संग्रह और संदाय के लिए 5,000 रुपये की रकम तक उत्तरदायी होने का क को वचन देता है। ये चलत प्रत्याभूति है। कोई प्रत्याभूति चलत है या साधारण, इस बात का अवधारण संव्यवहार की प्रकृति, पक्षकारों की स्थिति एवं परवर्ती परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति नहीं है, अपितु एक नियुक्ति की प्रत्याभूति है। इसी प्रकार एक निश्चित समय के भीतर किश्तों में धन का संदाय करने के लिए प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति न होकर ऋण की प्रत्याभूति है। यदि किसी गारंटी में ऐसा खंड हो जिसके द्वारा देनदार ऐसा काम करने के लिए अधिकृत किया जाता है कि प्रतिभू मूल ऋणी हो, तो गारंटी तब तक लागू रहेगी जब तक कि कर्जदार पूरा ऋण अदा नहीं कर देता है। गारंटी देने वाले व्यक्ति द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत गारंटी चिरगामी गारंटी कंटिन्यूइंग गारंटी होगी। C0 P0 शीलाल बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थिराबंतपुरम, A0I0R0 2007 केरल 131।
चलत प्रत्याभूति का उन्मोचन या प्रतिसंहरण, डिस्चार्ज और रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। चलत प्रत्याभूति का उन्मोचन या प्रतिसंहरण 3 अवस्थाओं में हो सकता है। प्रतिभू द्वारा लेनदार को सूचना देकर, प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर एवं संविदा के निबंधनों में फेरफार हो जाने पर। 1. प्रतिभू द्वारा लेनदार को सूचना देकर बाय नोटिस। धारा 130 के अनुसार प्रतिभू द्वारा लेनदार को सूचना देकर चलत प्रत्याभूति का उन्मोचन या प्रतिसंहरण किया जा सकता है, अर्थात कोई भी प्रतिभू लेनदार को समुचित सूचना देकर चलत प्रत्याभूति को प्रतिसंहरित कर सकता है। लेकिन ऐसा प्रतिसंहरण केवल भावी संव्यवहारों तक सीमित है। प्रतिभू अपने पूर्व के दायित्वों से इस प्रकार सूचना देकर उन्मोचित नहीं हो सकता। सीताराम गुप्ता बनाम पंजाब नेशनल बैंक A0I0R0 2008 S0C0 2416 के वाद में अपीलार्थी ने चिरगामी प्रत्याभूति दे रखी थी, परंतु ऋण दिए जाने के पूर्व ही अपीलार्थी ने एक पत्र द्वारा प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण करने को लिखा था। यद्यपि उसने स्वीकार किया था कि प्रत्याभूति को चिरगामी समझा जाए, निर्णीत किया गया कि धारा 130 लागू नहीं होगी और ऋण अदा करने के दायित्व से वह इंकार नहीं कर सकता था। 2. प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। धारा 131 के अनुसार किसी तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, जहां तक उसका भावी संव्यवहारों से संबंध है, प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण हो जाता है। प्रतिभू की मृत्यु के बाद पश्चातवर्ती संव्यवहारों के लिए उसके वैध प्रतिनिधि भी उत्तरदायी नहीं होते। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लेनदार को प्रतिभू की मृत्यु की सूचना होना आवश्यक नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम जयंती एवं अन्य 2011 मद्रास 179 में अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिभू का दायित्व उसकी मृत्यु से समाप्त नहीं होता है। उसका दायित्व उसकी संपत्ति से जुड़ा रहता है। यदि विधिक उत्तराधिकारियों ने प्रतिभू की संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की है तो ऋणदाता ऐसी संपत्ति से अपना धन प्राप्त कर सकता है। 3. संविदा के निबंधनों में फेरफार हो जाने पर बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। धारा 133 के अनुसार संविदा के निबंधनों में मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच प्रतिभू की सम्मति के बिना किया गया कोई फेरफार उस फेरफार के पश्चातवर्ती संव्यवहारों के बारे में प्रतिभू का उन्मोचन कर देता है। प्रतिभू का दायित्व, लायबिलिटी ऑफ अश्योरिटी। प्रश्न 2 क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि प्रतिभू एक अनुग्रहित ऋणी है? कारण दीजिए। डू यू एग्री विद द प्रोपोजिशन दैट श्योरिटी इज अ फेवर्ड डेटर? अथवा असंदेहात्मक रूप से प्रतिभू विधि तथा साम्य के अनुग्रह का अधिकारी है। विवेचना कीजिए। ए श्योरिटी इज अनडाउटेडली एंड नॉट अनजस्टली एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम फेवर बोथ एट लॉ एंड एट इक्विटी। एक्सप्लेन। अथवा प्रतिभू का उत्तरदायित्व द्वितीयक है, यह मुख्य ऋणी के संविस्तीर्ण है। कथन की समीक्षा कीजिए। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी, इट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। डिस्कस। उत्तर प्रतिभू का उत्तरदायित्व, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 प्रतिभू के दायित्वों से संव्यवहार करती है। इसके अनुसार प्रतिभू का दायित्व जब तक संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो, मुख्य ऋणी के दायित्व के समान विस्तृत है। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अतः यदि प्रतिभू पूर्ण ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेता है तो वह मुख्य ऋणी के पूरे ऋण के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण इलिस्ट्रेशन क एक विनिमय पत्र की प्रतिज्ञा ग्रहीता ग द्वारा देंगी कि क को प्रत्याभूति देता है। विनिमय पत्र ग द्वारा अनादरित डिसऑनर कर दिया जाता है। क न केवल उस पर विनिमय पत्र की रकम के लिए अपितु किसी ब्याज या प्रभारों के लिए भी जो कि उस पर शोध्य हो गए हैं दायी है। इसी प्रकार जहां कोई प्रतिभू किसी प्रोनोट की गारंटी देता है वहां वह न केवल उस प्रोनोट की रकम के लिए अपितु उस पर ब्याज के भुगतान का भी उत्तरदायी होगा। धारा 128 में प्रतिभू के दायित्व की व्यापकता के सामान्य नियम का प्रतिपादन किया गया है। जब तक कि कोई विपरीत संविदा न हो, प्रतिभू के दायित्व का विस्तार मुख्य ऋणी के दायित्व के समान ही होता है। लेकिन यदि संविदा करते समय प्रतिभू के दायित्व की सीमा को सुनिश्चित कर दिया जाता है तो ऐसे मामलों में उसका दायित्व उस सीमा से अधिक नहीं होगा, चाहे मुख्य ऋणी का दायित्व कितना ही क्यों न हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम C0L0 विमला 200153 S0C0 सिविल 601 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अवलोकित किया है कि प्रतिभू का दायित्व मुख्य ऋणी के संविस्तीर्ण होता है। ये तब तक होता है जब तक किसी अधिनियम द्वारा इसे व्यक्त रूप से सीमित या समाप्त न किया जाए। रामकिशन बनाम स्टेट ऑफ U0 A0I0R0 2012 S0C0 2288 के बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के संविस्तीर्ण होता है। वह अपने विरुद्ध डिक्री के निष्पादन को इस आधार पर नहीं रोक सकता कि पहले लेनदार द्वारा मूल ऋणी के विरुद्ध उपचार का प्रयोग कर लिया जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम अवरत भगवंत नायक A0I0R0 2005 बॉम्बे 224 के बाद में गारंटी के करार के अंतर्गत प्रतिवादीगणों ने देय भुगतान करने का करार किया तथा बैंक जो कि वादी था को भी गारंटी दिया। प्रतिवादियों में से एक मूल ऋणी ऋण का भुगतान करने में असफल रहा तथा निर्माण के लिए जिस ट्रालर के लिए ऋण लिया गया था उसे भी अन्य को दे दिया। बिना बैंक की सम्मति के ट्रालर के लिए उसने ऋण लिया था। निर्णय हुआ कि अन्य सभी प्रतिवादी एवं मूल ऋणी संयुक्त तथा पृथक रूप से वादी बैंक के प्रति दायित्वाधीन हैं। नारायण सिंह बनाम छत्तर सिंह A0I0R0 1973 राजस्थान 347 के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 128 को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभू का उत्तरदायित्व मुख्य ऋणी के संविस्तीर्ण होता है तथा यदि मुख्य ऋणी के उत्तरदायित्व को संशोधित कर दिया जाए या आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए तो प्रतिभू का उत्तरदायित्व भी उसी प्रकार कम या समाप्त हो जाएगा। बैंक ऑफ बिहार ली0 बनाम दामोदर प्रसाद A0I0R0 1969 S0C0 297 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिभू का उत्तरदायित्व तुरंत होता है तथा इसको तब तक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऋणदाता के मुख्य ऋणी के विरुद्ध सभी उपाय समाप्त नहीं हो जाते हैं। केल्पन नंबर बनाम कुन्ही रमन A0I0R0 1975 मद्रास 174 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिभू एक अव्यस्त के ऋण की प्रत्याभूति करता है तो वह उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि प्रतिभू का उत्तरदायित्व मुख्य ऋणी के उत्तरदायित्व के संविस्तीर्ण होता है।
परंतु यदि संविदा क्षतिपूर्ति की है तो वह उत्तरदायी हो सकेगा। फेनर इंडिया ली बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक A0I0R 1997 S0C0 3450 के मामले में बैंक द्वारा 30 लाख रुपये तक की अग्रिम राशि पर प्रतिभू उक्त राशि के लिए दायित्वाधीन था। बैंक ने 20 लाख रुपये दिए। गारंटी देने वाले ने यह कहकर मुक्ति चाही कि उसने 30 लाख के लिए गारंटी दी थी, न कि 20 लाख के लिए। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिभू 1 पैसे से लेकर 30 लाख रुपये तक की गारंटी के लिए उत्तरदायी होगा। सहमति धनराशि तक की सीमा तक कोई भी धनराशि यदि अग्रिम दी गई है तो वह वापस ली जा सकती है। जहां गारंटी का पत्र केवल मूल ऋण की गारंटी देता है तथा मूल ऋण की अदायगी पर ब्याज की गारंटी नहीं करता है, तो प्रतिभू को ब्याज की अदायगी के लिए दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता। S0N0 प्रसाद हिटेक इंडस्ट्रीज बनाम मोनेट फाइनेंस ली 02011 S0C0 सिविल 141। प्रतिभू के अधिकार। प्रश्न 2 एक प्रतिभू के ऋणदाता और मुख्य ऋणी एवं सह प्रतिभू के विरुद्ध अधिकारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द राइट्स ऑफ अ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर एंड को-श्योरिटी। उत्तर, ऋणदाता और मुख्य ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के अधिकार भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 140, 141 एवं 145 में प्रतिभू के ऋणदाता, मूल ऋणी एवं सह प्रतिभू के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 1. संदाय या पालन होने पर प्रतिभू के अधिकार। जहां कोई प्रतिभू मुख्य ऋणी के ऋण का भुगतान कर देता है तो वह मुख्य ऋणी के विरुद्ध उन सभी अधिकारों एवं प्रतिभूतियों का हकदार हो जाता है जो कि ऋणदाता को उसके विरुद्ध प्राप्त थे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 140। ऐसी स्थिति में मुख्य ऋणी के स्थान पर प्रतिभू प्रतिस्थापित हो जाता है। ऐसे अधिकार प्रतिभू में स्वतः उस समय अवस्थित हो जाते हैं और उन्हें अंतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। 2. ऋणदाता की प्रतिभूतियों का लाभ उठाने का अधिकार। प्रतिभू उन समस्त प्रतिभूतियों का लाभ उठाने का हकदार होता है जो ऋणदाता ने मुख्य ऋणी के विरुद्ध प्राप्त की है। यदि ऋणदाता क ऐसी प्रतिभूति को खो देता है या ख प्रतिभू की सहमति के बिना उस प्रतिभूति को विलग कर देता है तो प्रतिभू उस प्रतिभूति के मूल्य के परिणाम तक उन्मोचित हो जाएगा। धारा 141। उदाहरणार्थ, एक ऋणदाता ग को, जिसका ख को दिया हुआ उधार डिक्री द्वारा प्रतिभूत है, उस उधार के लिए क से भी प्रतिभूति प्राप्त होती है। तत्पश्चात ग उस डिक्री के निष्पादन में ख के माल को कुर्क करा देता है, तब क की जानकारी के बिना उस निष्पादन का प्रत्याहरण कर लेता है। क उन्मोचित हो जाता है। यहाँ शब्द प्रतिभूति में वे सभी अधिकार सम्मिलित हैं जो संविदा के समय संपत्ति के विरुद्ध ऋणदाता को प्राप्त थे। लेकिन यदि कोई हानि किसी दैवीकृत्य या राज्य के शत्रुओं या आकस्मिक दुर्घटना के कारण कारित होती है तो उपरोक्त नियम लागू नहीं होता। 3. क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। धारा 145 मुख्य ऋणी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के प्रतिभू के विवक्षित अधिकारों का उल्लेख करती है। प्रतिभू उस समग्र धनराशि को मुख्य ऋणी से वसूल करने का अधिकार रखता है जो प्रत्याभूति के अधीन वह अधिकारपूर्वक देता है, परंतु वह ऐसी कोई धनराशि को वसूल नहीं कर सकता जो वह अधिकारपूर्वक नहीं देता है। शब्द अधिकारपूर्वक से तात्पर्य सही, न्यायोचित एवं साम्यपूर्ण देंगी से है। कालबाधित ऋण का भुगतान अधिकारपूर्वक भुगतान नहीं होता। 4. सहप्रतिभू के विरुद्ध बराबर अंश पाने का अधिकार। धारा 146 के अनुसार सहप्रतिभू के विरुद्ध प्रत्येक प्रतिभू को अधिकार होता है कि अन्य प्रतिभू से मूल ऋण की देंगी के लिए बराबर अंशदान कराए। उदाहरण के लिए क, ख और ग को उधार दिए गए 3000 रुपयों के लिए ग के लिए प्रतिभू हैं। अग देंगी में चूक करता है। क, ख और ग में से प्रत्येक, जहां तक पारस्परिक संबंध है, 1000 रुपये देने के लिए दायित्वाधीन है। प्रतिभू के दायित्वों का उन्मोचन। प्रश्न 2. किन परिस्थितियों में प्रतिभू अपने उत्तरदायित्व से उन्मोचित हो जाता है? समझाइए। Under what circumstances surety is discharged from his liability? Explain. उत्तर, प्रतिभू का दायित्व से उन्मोचन। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी। प्रतिभू निम्नलिखित प्रकार से अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। 1. प्रतिसंहरण की सूचना द्वारा। बाय नोटिस ऑफ रेविकेशन। धारा 130 के तहत चलत प्रत्याभूति को प्रतिभू ऋणदाता को सूचना देकर भविष्य के संव्यवहारों के बारे में किसी भी समय प्रतिसंहरण रिवोक कर सकता है। 2. प्रतिभू की मृत्यु द्वारा। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। धारा 131 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभू की मृत्यु चलत प्रत्याभूति को प्रतिकूल संविदा के अभाव में वहां तक जहां तक कि उनका भविष्य के संव्यवहारों से संबंध है, प्रतिशत कर देती है। 3. संविदा में परिवर्तन या भिन्नता। वेरिएशन इन कंट्रैक्ट विधि का यह एक सामान्य नियम है कि किसी भी संविदा के निबंधनों में कोई भी फेरफार, वेरिएंस, उस संविदा के सभी मुख्य पक्षकारों की सम्मति से किया जाना चाहिए। यदि प्रत्याभूति की संविदा में लेनदार और ऋणी प्रतिभू की जानकारी एवं सम्मति के बिना उस संविदा के निबंधनों में कोई फेरफार कर लेते हैं तो वह प्रतिभू उस संविदा के अधीन पश्चातवर्ती संव्यवहारों के लिए अपने दायित्वों से उन्मोचित हो जाएगा। धारा 133। उदाहरण इलिस्ट्रेशन। ख को 1 मार्च को 5000 रुपये उधार देने की संविदा ग करता है। क उस ऋण के प्रतिसंदाय के लिए प्रत्याभूति देता है। ग 5000 रुपये ख को 1 जनवरी को दे देता है। क अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है क्योंकि संविदा में यह फेरफार हो गया कि ग रुपयों के लिए ख पर 1 मार्च से पूर्व वाद सकता है। ये प्रतिभू की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह नई संविदा के लिए उत्तरदायी रहना चाहता है या नहीं। 4. मूल ऋणी की निर्मुक्ति या उन्मोचन द्वारा। बाय रिलीज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वन प्रिंसिपल डेटर। धारा 134 के अनुसार प्रतिभू निम्नांकित अवस्थाओं में भी अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। 1. जब लेनदार और मूल ऋणी के बीच कोई ऐसी संविदा हो जाती है जिससे मूल ऋणी निर्मुक्त रिलीज हो जाता है, या 2. जब लेनदार ऐसा कोई कार्य या लोप करता है जिसका विधिक परिणाम मूल ऋणी का उन्मोचन होता है। उदाहरण इलिस्ट्रेशन। ख के लिए एक गृह अनुबद्ध समय के भीतर नियत कीमत पर बनाने की संविदा ख से क करता है कि उसके लिए आवश्यक लकड़ी ख द्वारा दी जाएगी। ग इस संविदा के क द्वारा पालन किए जाने की प्रत्याभूति देता है। ख लकड़ी देने में लोप करता है। ग अपनी प्रतिभूति से उन्मोचित हो जाता है।
इस प्रकार मूल ऋणी एवं प्रतिभू के विरुद्ध कोई डिक्री पारित होने पर मूल ऋणी लेनदार से प्रतिभू की सम्मति के बिना कोई समझौता कर लेता है। यहाँ प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। 5. समय बढ़ाने तथा वाद न चलाने के करार द्वारा प्रशमन बाय कॉम्पोजिशन एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड एग्रीमेंट नॉट टू सू धारा 135 के अनुसार यदि प्रतिभू की संपत्ति के बिना लेनदार और मूल ऋणी के बीच ऐसी कोई संविदा हो जाती है जिससे 1. लेनदार मूल ऋणी के साथ समझौता कर लेता है, या 2. लेनदार मूल ऋणी को समय अनुदत करता है, या 3. लेनदार मूल ऋणी पर वाद न लाने का वचन देता है, तो इससे प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है। सिद्धांत। इस व्यवस्था के पीछे अंतर्निहित मूलभूत सिद्धांत यह है कि जहां लेनदार प्रतिभू के पीठ पीछे उसके प्रतिकूल मूल ऋणी को सुविधाएं प्रदान करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे प्रतिभू को हानिकारित होने की संभावना रहती है, वहां प्रतिभू को अपने वचन से अधिक समय तक पाबंद रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रतिभू की सम्मति के बिना संविदा में किसी दूसरे प्रकार का फेरफार नहीं किया जा सकता, और यदि ऐसा कोई फेरफार किया जाता है तो इससे प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है। 6. लेनदार द्वारा ऐसा कार्य या लोभ करना जिससे प्रतिभू के पारिणामिक उपचारों का ह्रास होता हो, क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज एवेंचुअल रेमेडी। प्रतिभूति प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिभू के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करे। यदि वह ऐसा कोई कार्य करता है जो प्रतिभू के अधिकारों से असंगत है तो इसका परिणाम प्रतिभू के लिए उन्मोचन होगा। इसी प्रकार लेनदार द्वारा ऐसा कार्य करने का लोभ भी जिसके किए जाने की प्रतिभू के प्रति उसका कर्तव्य अपेक्षा करता हो और इससे मूल ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के अपने पारिणामिक उपचारों एवेंचुअल रेमेडी का ह्रास होता है, प्रतिभू को अपने दायित्व से उन्मोचित कर देगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बंबई बनाम सुरेश भाईलाल मेहता A0I0R0 1997 गुजरात 48 के मामले में वादी, जो कि एक बैंक का मूल ऋणी था, ने बंधक में रखी वस्तु को खो दिया था। ऐसी स्थिति में वादी को दोषी मानते हुए प्रतिभू को उन्मोचित माना गया। में 0 कुर्नूल चीफ फंड्स प्रा0 ली 0 बनाम P0 नरसिम्हा A0I0R0 2008 आंध्र प्रदेश 38 के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां मूल ऋणी के विरुद्ध वाद व्यतिक्रम के आधार पर खारिज हो जाता है, वहां प्रतिभू का दायित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। उपनिधान। प्रश्न 3 उपनिधान किसे कहते हैं, उसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज बेलमेंट, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। उत्तर। उपनिधान या निक्षेप की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट। उपनिधान, जिसे निक्षेप भी कहा जाता है, सामान्य विधि का एक तकनीकी शब्द है। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका अर्थ प्रत्येक प्रकार के परिधान से है। चांसलर केंट ने उपनिधान की परिभाषा निम्न प्रकार से की है: किसी अभिव्यक्त अथवा विवक्षित संविदा के अधीन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा प्रयोजन के लिए किसी वस्तु का परिधान किया जाना ही उपनिधान है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी संविदा के अधीन किसी माल अथवा वस्तु का किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा प्रयोजन के लिए इस शर्त पर परिधान कि वह उद्देश्य अथवा प्रयोजन पूरा होते ही वह माल अथवा वस्तु उसके स्वामी को लौटा दी जाएगी या उसके निर्देशानुसार व्ययनित कर दी जाएगी, उपनिधान है। उदाहरण। इलिस्ट्रेशन। साइकिल का साइकिल स्टैंड पर रखना, घड़ी को सुधारने के लिए घड़ीसाज को देना, अमानती घर क्लोकरूम में सामान को रखना, सोने के गहनों को सुनार को सुधारने के लिए या अन्य कार्य के लिए देना, कपड़ों को ड्राई क्लीनर को साफ करने के लिए देना आदि ऐसे अन्य कार्य उपनिधान के ही उदाहरण हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 148 के अनुसार उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा व्ययनित कर दिया जाएगा। माल का परिधान करने वाला व्यक्ति उपनिधाता कहलाता है। वह व्यक्ति जिसको वह परिधान किया जाता है उपनिहिती कहलाता है। स्पष्टीकरण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के स्थान पर पहले से ही कब्जा रखता है, उसका धारण उपनिहिती के रूप में करने की संविदा करता है, तो वह तद्वारा उपनिहिती हो जाता है और माल का स्वामी उसका उपनिधाता हो जाता है, यद्यपि वह माल उपनिधान के तौर पर परिदत्त न किया गया हो। उपनिधान के पक्षकार केवल वही होते हैं जिनके मध्य माल या उसके स्वामित्व आदि का परिधान होता है। फोरबीच कैंपबेल एंड कंपनी ली 0 बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बॉम्बे बंदरगाह 2015-1S0C0C0 सिविल 488। उपनिधान के आवश्यक तत्व। एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। 1. कब्जे का परिधान। डिलीवरी ऑफ पोजेशन। उपनिधान का सबसे प्रथम आवश्यक तत्व किसी उद्देश्य के लिए कब्जे का परिधान है। धारा 148। कब्जे के परिधान के बिना कोई संव्यवहार उपनिधान नहीं हो सकता। प्रत्येक उपनिधान में कब्जे में परिवर्तन निहित होता है। ऐसा परिधान अस्थायी होता है। निर्णीतवाद। उर्जन बनाम निकोल्स 1894 Q0B092 के मामले में वादी प्रतिवादी होटल में खाना खाने गया। वहां बैरे ने स्वेच्छा से उसका ओवरकोट लेकर उसी की कुल के पीछे टांग दिया। बाद में ओवरकोट लापता मिला। न्यायालय में प्रतिवादी को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया क्योंकि बैरे ने एक उपनिहिती की जिम्मेदारी ली थी। कालिया पेरुमल बनाम विशाल लक्ष्मी A0I0R0 1938 मद्रास 32 के मामले में स्त्री ने अपने पुराने जेवरात को गलाकर नए जेवरात बनवाने का कार्य एक सुनार गोल्डस्मिथ से कराया। वह पुराने जेवर सुनार को देती तथा शाम को सभी जेवर एक डिब्बे में बंद कर वह सुनार के कमरे में रखकर तथा ताला लगाकर चाबी ले आती थी। एक दिन जेवरात चोरी हो गए। न्यायालय ने सुनार को इसके लिए हुई हानि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया तथा कहा कि वस्तु का परिधान उपनिधान का आवश्यक तत्व है। केवल बक्से को कमरे में छोड़ देना परिधान नहीं माना गया। 2. संविदा के अधीन कब्जे का परिधान। डिलीवरी ऑफ पोजेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट। उपनिधान के लिए यह आवश्यक है कि वस्तुओं का परिधान किसी संविदा के अधीन किया गया हो। यदि ऐसा नहीं है तो उपनिधान नहीं है, परंतु इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि सदैव एक औपचारिक तथा पूर्ण संविदा हो। 3. वस्तुओं को वापस लौटाना या निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करना। रिटर्न ऑफ गुड्स और टू डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। उपनिधान के संव्यवहार में उपनिहित वस्तु को उद्देश्य अथवा प्रयोजन के पूरा हो जाने पर वापस उसके मालिक को लौटाना होता है। प्रत्येक उपनिधान की संविदा में वस्तु को युक्त समय में लौटाने की एक विवक्षित शर्त रहती है। वस्तुओं के परिधान एवं उन्हें वापस लौटाए जाने की संविदा के बिना कोई भी संव्यवहार उपनिधान नहीं हो सकता।
निर्णीतवाद अन्नामलई टिम्बर ट्रस्ट ली 0 बनाम त्रिपुनिदुरा देवस्थान A0I0R0 1924 T0C0 का इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें वादी द्वारा प्रतिवादी को 1 वर्ष के लिए वार्षिक किराए की दर पर एक हाथी एवं 2 महंत को चालक के रूप में किराए पर देने की संविदा को उपनिधान की संविदा माना गया। में 0 कल्याणी ब्रीवरीज ली 0 बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल A0I0R0 1998 S0C0 70 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि उपनिधान में रखी वस्तु के बदले में वास्तविक मूल्य प्रदान किया जाता है तो ये बिक्री है न कि उपनिधान। उपनिधान तभी माना जाएगा जबकि वापस किए गए धन की मात्रा वस्तु के वास्तविक मूल्य से अधिक होगी। उपनिधान के पक्षकार पार्टीज टू द बेलमेंट उपनिधान के संव्यवहार में 2 पक्षकार होते हैं। एक उपनिधाता बेलर, 2 उपनिहिती बेली। वस्तु का परिधान करने वाला अर्थात उसका स्वामी उपनिधाता बेलर एवं जिस व्यक्ति को वस्तु का परिधान किया जाता है वह उपनिहिती बेली कहलाता है। प्रश्न 3 ब उपनिधाता के अधिकारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द राइट्स ऑफ बेलर। उत्तर उपनिधाता के अधिकार राइट्स ऑफ बेलर। 1 उपनिधान का पर्यवसान करने का अधिकार राइट टू टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट उपनिहिती का एक कर्तव्य है कि वह ऐसा कार्य नहीं करे जो उपनिधान की शर्तों से असंगत हो। यदि उपनिहित माल किसी प्रयोजन विशेष के लिए भाड़े पर दिया गया हो तो उपनिहिती का एक कर्तव्य है कि वह उसी प्रयोजन के लिए उपनिहित माल का उपयोग करे, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यदि वह अन्य किसी प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करता है तो वह उपनिधान उपनिधाता के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। धारा 153 उदाहरण इलिस्ट्रेशन ख को एक घोड़ा उसकी अपनी सवारी के लिए भाड़े पर देता है। ख उस घोड़े को अपनी गाड़ी में चलाता है। ये क के विकल्प पर उपनिधान का पर्यवसान है। 2 मिश्रित माल में हित धारण करने का अधिकार राइट टू हैव इंटरेस्ट इन मिक्स्ड गुड्स। यदि उपनिहिती उपनिधाता की सम्मति से उपनिहित माल को अपने माल में मिश्रित करता है तो उसे मिश्रित माल में उपनिधाता और उपनिहिती का अपने अपने अंश के अनुपात में हित होगा। धारा 155 उदाहरण इलिस्ट्रेशन क अपने चीनी के 10 बोरे ख को उसके गोदाम में रखने के लिए देता है। ख उन 10 बोरों को क की सम्मति से अपने गोदाम में रखे अन्य चीनी के बोरों के साथ रख देता है। क अपने 10 बोरे उपनिधान की शर्तों के अनुसार प्राप्त करने का हकदार होगा। ज्यों ही स्टीमर का अभिकर्ता माल का परिधान बंदरगाह पर करता है एवं बंदरगाह अधिकारियों से रसीद प्राप्त करता है, संविदा अधिनियम की धारा 148 लागू हो जाती है और इस अधिनियम की धारा 155 के अंतर्गत उपनिधाता उपनिहिती को आवश्यक खर्चे देने के लिए दायित्वाधीन हो जाता है। इसलिए बंदरगाह अधिकारी स्टीमर अभिकर्ता से आवश्यक खर्चे वसूल करने के अधिकारी होंगे। F0 कैम्फेल एंड कम 0 ली 0 बंबई बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द पोर्ट A0I0R0 2006 बॉम्बे 162। 3 उपनिहिती से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार राइट टू रिसीव कॉम्पनसेशन फ्रॉम बेली। धारा 156 एवं धारा 157 में उपनिधाता के प्रतिकर संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार 1 जब उपनिहिती उपनिधाता के माल को उसकी सम्मति के बिना अपने माल में मिश्रित कर देता है और ऐसे माल को पृथक किया जा सकता है तो उपनिधाता को यह अधिकार होगा कि वह अपने माल को उपनिहिती के माल से पृथक कराकर वापस प्राप्त करे, ऐसे पृथक्करण में हुए व्यय को प्राप्त करे एवं ऐसे मिश्रण से कारित नुकसान की वसूली के लिए अपना दावा करे। धारा 156 उदाहरण इलिस्ट्रेशन क एक विशिष्ट प्रकार से चिन्हित रुई की 10 गांठें ख के पास उपनिहित करता है। क की सम्मति के बिना ख उन गांठों को एक अलग चिन्ह धारण करने वाली अपनी अन्य गांठों में मिश्रित कर देता है। क को हक है कि वह अपनी 10 गांठों को वापस करा ले और गांठों को पृथक करने में हुआ सारा व्यय और अन्य आनुषंगिक नुकसान ख से वसूल करे। 2 इसके विपरीत यदि उपनिहिती उपनिधाता की सम्मति के बिना उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ मिश्रित कर देता है और मिश्रित माल को पृथक नहीं किया जा सकता है तो उपनिधाता अपने माल की हानि के लिए उपनिहिती से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। जब उपनिधाता यह पाता है कि उसके माल को उपनिहिती ने बिगाड़ दिया है और कुल माल स्टॉक से गायब है तब यह उपनिधाता के विकल्प पर है कि वह उस माल को स्वीकार करे या नहीं करे। उपनिधाता चाहे तो अपने माल की हुई हानि के लिए उपनिहिती से प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। धारा 157 4 माल को वापस प्राप्त करने का अधिकार राइट टू रिसीव द गुड्स बैक। यदि कोई चीज अनुग्रहिक रूप से उपयोग हेतु उधार दी गई है तो उधार देने वाला व्यक्ति उसे किसी भी समय वापस प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगा, चाहे वह एक विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए ही उधार क्यों न दी गई हो। लेकिन यदि उपनिहिती ने विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए दिए गए उधार के भरोसे ऐसे प्रकार से कार्य किया है कि उधार दी गई चीज की करार में दिए गए समय से पूर्व वापसी से उसे फायदे से अधिक हानि होगी जो उसे उधार से वास्तव में व्युत्पन्न हुआ हो, तो यदि उपनिधाता उपनिहिती को उसे वापस करने के लिए विवश करे तो उपनिधाता उपनिहिती की ऐसी क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा। धारा 159 5 उपनिहित माल में हुई वृद्धि या उससे हुए लाभ को प्राप्त करने का अधिकार राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। धारा 163 के अनुसार तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उपनिधान के संव्यवहार के चालू रहने के दौरान यदि उपनिहित माल में किसी प्रकार की वृद्धि होती है या उससे लाभ होता है तो उपनिधाता उस वृद्धि या लाभ को भी प्राप्त करने का हकदार होगा। उदाहरण इलिस्ट्रेशन क अपनी एक गाय देखरेख के लिए ख की अभिरक्षा में छोड़ता है। गाय के बछड़ा पैदा होता है। ख वह गाय और बछड़ा क को परिधान करने के लिए आबद्ध होगा। 6 दोषकर्ता के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार राइट टू सू द रॉन्गडूअर। धारा 180 के अनुसार उपनिधाता निम्नांकित अवस्थाओं में दोषकर्ता के विरुद्ध वाद ला सकेगा। 1 यदि दोषकर्ता उपनिहित माल के उपयोग से उपनिहिती को दोषपूर्वक वंचित करे, या 2 उपनिहित माल के कब्जे से दोषपूर्वक वंचित करे, या 3 उपनिहित माल को कोई क्षति कारित करे। उपनिधाता को यह अधिकार संपत्ति का स्वामी होने के नाते दिया गया है। प्रश्न 3 स उपनिधाता के कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ बेलर। उत्तर उपनिधाता के कर्तव्य। ड्यूटीज ऑफ बेलर। 1 माल की त्रुटियों के प्रकट करने का कर्तव्य बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। उपनिधाता का यह कर्तव्य होता है कि माल की सारी त्रुटियों को उपनिहिती को बताए। इसका अध्ययन निम्न प्रकार से कर सकते हैं।
एक निःशुल्क उपनिधाता का कर्तव्य ड्यूटी ऑफ ग्रेचुइटस बेलर धारा 150 के अनुसार निःशुल्क उपनिधान में उपनिधाता उपनिहित माल की ऐसी त्रुटियों को प्रकट करने के लिए आबद्ध होता है आई जिनकी जानकारी उपनिधाता को हो एवं ई जो उनके उपयोग में सारभूत रूप से विघ्न डालती हो या उपनिहिति को साधारण जोखिम में डालती हो। यदि वह ऐसी त्रुटियों को प्रकट नहीं करता है और उपनिहिति को उससे क्षति कारित होती है तो ऐसी क्षति के लिए उपनिधाता उपनिहिति के प्रति उत्तरदायी होगा। उदाहरण इलिस्ट्रेशन क एक घोड़ा ख को उधार देता है जिसका दुष्ट होना वह जानता है। वह ये तथ्य प्रकट नहीं करता कि घोड़ा दुष्ट है। घोड़ा भाग खड़ा होता है, ख को गिरा देता है और ख घायल हो जाता है। ख को हुए नुकसान के लिए क उत्तरदायी है। 2 पुरस्कार के लिए उपनिधाता का कर्तव्य ड्यूटी ऑफ बेलर फॉर रिवॉर्ड धारा 150 के अनुसार जहां उपनिधान भाड़े पर हो वहां उपनिधाता उपनिहित माल की त्रुटियों से उपनिहिति को कारित क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसी त्रुटियों से उपनिधाता परिचित रहा हो या नहीं। उदाहरण इलिस्ट्रेशन ख की एक गाड़ी क भाड़े पर लेता है। गाड़ी अक्षम कर अनसेफ है, यद्यपि ख को यह मालूम नहीं है और क क्षत हो जाता है। क्षति के लिए क के प्रति ख उत्तरदायी है। किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति के भाड़े पर दिए जाने के मामले में जहां भाड़ेदार उपनिधाता के कौशल एवं निर्णय पर निर्भर नहीं करता हो वहां उस वस्तु की किसी प्रयोजन विशेष के लिए उपयोगिता की विवक्षित प्रत्याभूति नहीं होगी। 2 आवश्यक व्ययों का प्रतिसंधाय करने का कर्तव्य ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस उपनिधाता उन समस्त व्ययों को जो उपनिहिति द्वारा उपनिधान के लिए उपगत किए गए हैं उपनिहिति को देने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन आवश्यक यह है कि एक उपनिधान की शर्तों के अनुसार उपनिहिति द्वारा उपनिधाता के लिए क माल रखा गया हो तथा ख माल का प्रबंधन किया गया हो या क माल पर कोई काम करवाया गया हो। 2 उपनिहिति को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया हो। जहां किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति निर्णय से पूर्व कुर्की के रूप में न्यस्त की गई हो वहां वह व्यक्ति उस संपत्ति के रख रखाव एवं उसकी देखरेख पर उपगत किए गए व्ययों को प्राप्त करने का हकदार होता है, लेकिन इसके लिए उसे अलग से वाद संस्थित करना होगा। धारा 158। 3 उपनिहिति को कारित हानि की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व ड्यूटी टू पे कॉम्पनसेशन संविदा अधिनियम की धारा 159 के अनुसार उपनिधाता उपनिहिति को कारित ऐसी किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी होता है जो उपनिहिति निम्नांकित कारणों से उठाता है। 1 उपनिधाता उपनिधान करने का हकदार नहीं था। 2 उपनिधाता माल को वापस लेने का हकदार नहीं था। 3 उपनिधाता को उपनिधान के संबंध में निर्देश देने का कोई हक नहीं था। प्रश्न 3 द उपनिधान और गिरवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। उत्तर उपनिधान और गिरवी में अंतर। उपनिधान 1 उपनिधान में उपनिहिति को माल या तो एक विशिष्ट समय के लिए प्रदान किया जाता है या किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रदान किया जाता है अथवा उसकी अपनी योग्यता या कुशलता के आधार पर माल में कोई सुधार करने के लिए उसे परिदत्त किया जाता है। 2 उपनिधान में उपनिहिति को माल को बेचने का अधिकार नहीं रहता। 3 उपनिधान निःशुल्क अथवा प्रतिफल रहित हो सकता है। गिरवी 1 गिरवी में कोई माल किसी ऋण के संदाय अथवा वचन के पालन हेतु प्रतिभूति के रूप में दूसरे पक्षकार को सौंपा जाता है। 2 गिरवी में नियत समय में ऋण का संदाय नहीं होने पर पंजमदार उस माल को बेच सकता है। 3 गिरवी में सदैव ऋण के रूप में प्रतिफल सन्निहित रहता है। प्रश्न 4 अ उपनिहिति के अधिकारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द राइट्स ऑफ बेली। उत्तर उपनिहिति के अधिकार। राइट्स ऑफ बेली उपनिहिति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। 1 उपनिहित माल में धारणाधिकार राइट्स टू लाइन इन बेल्ड गुड्स। धारणाधिकार से अभिप्राय किसी व्यक्ति के ऐसे अधिकार से है जिसके अंतर्गत वह किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को अपने कब्जे में तब तक प्रतिधारित कर सकता है जब तक कि उसके दावों की संतुष्टि नहीं हो जाती। धारणाधिकार 2 प्रकार का होता है। 1 सामान्य धारणाधिकार एवं 2 विशिष्ट धारणाधिकार। 1 सामान्य धारणाधिकार जनरल लाइन धारा 171 उपनिहिति के साधारण धारणाधिकार का उल्लेख करती है। साधारण धारणाधिकार के लिए उपनिहिति में साहूकार, बैंकर, आढ़तिया, फैक्टर, घाटवाल, हाईकोर्ट के अटॉर्नी एवं बीमा दलाल को सम्मिलित किया गया है। तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में ये सभी उपनिहिति उपनिहित माल को अपने समस्त लेखाओं की बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिधृत रखने के अधिकारी होते हैं। उनका यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक माल उपनिहिति के रूप में उनकी अभिरक्षा में रहता है। यदि उपनिहिति उपनिहित माल को बेच देता है तो उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाता है। धारणाधिकार की यह व्यवस्था साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस के सिद्धांतों पर आधारित है। साहूकारों बैंकर्स जहां साहूकारों ने किसी व्यक्ति को अग्रिम धन दिया हो वहां वह उन समस्त प्रतिभूतियों पर धारणाधिकार रखता है जो उसके पास है। भागीदारी फर्म के ऋण को बैंक द्वारा फर्म के सभी या किसी भागीदार से वसूल किया जा सकता है तथा बैंक के पास प्रतिभूति माल पर धारणाधिकार बनाए रखा जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ली 0 बनाम अब्दुल समद चालू A0I0R 2008 जम्मू एंड कश्मीर। आढ़तिया फैक्टर्स। आढ़तिया फैक्टर एक ऐसा अभिकर्ता होता है जिसे मालिक की ओर से माल का विक्रय करने के लिए नियुक्त किया जाता है एवं उसे माल न्यस्त किया जाता है। आढ़तियों को भी धारणाधिकार प्राप्त होता है। घाटवाल वॉफिंगर्स। किसी घाट के स्वामी अथवा प्रभारी पदाधिकारी को घाटवाल कहा जाता है। किसी बंदरगाह पर घाट एक ऐसा स्थान होता है जहां नौकाओं पर माल लादा जाता है एवं नौकाओं से माल उतारा जाता है। उच्च न्यायालय के प्राधिकर्ता अटर्नी शब्द प्राधिकर्ता में प्रत्येक विधि व्यवसायी सम्मिलित नहीं है, अतः प्रत्येक विधि व्यवसायी साधारण धारणाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। 2 विशिष्ट धारणाधिकार पर्टिकुलर लाइन। यह विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में लागू होने वाला धारणाधिकार है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति उन वस्तुओं को जिनके प्रति उसने अपने श्रम या कौशल द्वारा सेवाएं प्रदान की हैं अपने कब्जे में तब तक रखने का अधिकारी है जब तक कि उसे सेवाओं का प्रतिफल नहीं मिल जाता है। धारा 170 के अनुसार जहां की उपनिहिति ने उपनिहित माल के बारे में उपनिधान के प्रयोजन के अनुसार कोई ऐसी सेवा की हो जिसमें श्रम या कौशल का प्रयोग अंतर्ग्रस्त हो वहां प्रतिकूल संविदा के अभाव में उसे ऐसे माल के तब तक प्रतिधारण का अधिकार है जब तक वह उन सेवाओं के लिए जो उसने उसके बारे में की हो सम्यक पारिश्रमिक नहीं पा लेता।
विशिष्ट धारणाधिकार के लिए निम्नांकित बातों का होना आवश्यक है। आई उपनिहिति ने ऐसी सेवा की हो जो श्रम या कौशल से युक्त हो। ई ऐसी सेवा उपनिधान के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। ई सेवा उपनिधान से संबंधित वस्तु के बारे में होनी चाहिए तथा इफ इसके प्रतिकूल कोई संविदा नहीं होनी चाहिए। 2. दोषकर्ता के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार, राइट टू सू द रॉन्गडूअर्स। उपनिहिति निम्नांकित अवस्थाओं में दोषकर्ता के विरुद्ध वाद लाने का अधिकारी होता है जहां दोषकर्ता उपनिहिति को 1. उपनिहित माल के उपयोग से वंचित करे या 2. उपनिहित माल के कब्जे से दोषपूर्वक वंचित करे या 3. उपनिहिति माल को कोई क्षति कारित करे। उपनिहिति को यह अधिकार धारा 180 के अंतर्गत प्रदान किया गया है और संपत्ति के कब्जे के कारण प्रदान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा उपनिहिति को कब्जपूर्वक कब्जे से वंचित कर दिया जाता है तो उपनिहिति उस माल के प्रत्युद्धरण के लिए वाद ला सकता है। दोषकर्ता के विरुद्ध वाद लाए जाने पर यदि कोई अनुतोष या प्रतिक प्राप्त होता है तो उसमें उपनिधाता के साथ साथ उपनिहिति का भी आनुपातिक हित होगा। प्रश्न 4 ब. उपनिहिति या निक्षेपी के कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ बेली। उत्तर: उपनिहिति या निक्षेपी के कर्तव्य। ड्यूटीज ऑफ बेली। 1. उपनिहित माल की उचित देखभाल करने का कर्तव्य, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ बेल्ड गुड्स। धारा 151 के अनुसार उपनिहिति का सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह उपनिहित माल की उसी प्रकार देखभाल करे अथवा उसके प्रति उसी प्रकार की सतर्कता बरते जैसी कि एक मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति वैसी ही परिस्थितियों में अपने ऐसे माल के प्रति बरतता है जो उसी परिमाण, गुण और मूल्य का हो जैसा उपनिहित माल है। मार्टिन बनाम लंदन काउंटी काउंसिल 1947 के 0B0628 के मामले में एक महिला अस्पताल में भर्ती होते समय अपने जेवर अस्पताल के अधिकारियों के पास रख दिया जहां से वे चोरी चले गए। न्यायालय ने प्रतिवादी अधिकारियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया क्योंकि उन्होंने वस्तुओं के प्रति ऐसी सावधानी नहीं बरती जितनी उनकी प्रकृति तथा गुण के अनुसार आवश्यक थी। भारत संघ बनाम अमर सिंह A0I0R0 1960 S0 C0 233 के बाद में वस्तुएं पाकिस्तान के शहर से नई दिल्ली भेजी गईं। पाकिस्तान रेलवे के बाद वे वस्तुएं भारतीय रेलवे द्वारा लाई गईं। वस्तुएं रास्ते में खो गईं। न्यायालय ने भारतीय रेलवे को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया क्योंकि भारतीय रेलवे ने वस्तुओं की उतनी देखरेख नहीं की जितनी एक मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति अपनी वस्तुओं की करता। सतर्कता के परिणाम पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता कि उपनिधान निःशुल्क है अथवा भाड़े पर। दोनों अवस्थाओं में समान सतर्कता बरती जाने की अपेक्षा की जाती है। अपवाद: जब उपनिहिति उपनिहित माल की उपयुक्त प्रकार से देखरेख करता है तब ऐसे माल को कार्यहानि, नाश या क्षय के लिए वह उत्तरदायी नहीं रह जाता है। धारा 152। उपनिहिति उपनिधान के माल की उसी प्रकार की देखरेख के लिए बाध्य है जैसा कि एक सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपनी ही वस्तुओं की देखरेख करता है। ऐसी देखरेख करते हुए भी यदि दुर्घटनावश अग्नि से माल नष्ट हो जाता है तो उसके लिए उपनिहिति उत्तरदायी नहीं होगा। पिरामिड फाइनेंस ली 0 बनाम रामकृष्ण अय्यर A0I0R0 2007 N0 और 0 C0 1092 बॉम्बे। दुर्घटना अथवा दैवी घटना से कार्यहानि, नाश या क्षय इस अपवाद के अंतर्गत आते हैं। 2. उपनिहित वस्तुओं को उपनिधाता की वस्तुओं के साथ मिश्रण न करने का कर्तव्य, ड्यूटी नॉट टू मिक्स ओन गुड्स विद द गुड्स ऑफ बेलर। धारा 156 के अनुसार उपनिहिति का कर्तव्य है कि वह उपनिहित माल को उपनिधाता की सम्मति के बिना अपने में नहीं मिलाए। यदि उपनिहिति उपनिधाता के माल को अपने माल में उसकी सम्मति के बिना मिला लेता है तथा ऐसे मिलाए हुए माल को पृथक किया जा सकता है तो उपनिहिति का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने व्यय से उस माल को पृथक करे तथा ऐसे मिश्रण से कारित नुकसान की प्रतिपूर्ति करे। लेकिन यदि मिश्रित किए गए माल को पृथक नहीं किया जा सकता है तो उपनिहिति उपनिधाता को उसके माल की हुई हानि के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 157। जब उपनिधाता यह पाता है कि उसके गायब है तो उपनिधाता माल को उपनिहिति ने बिगाड़ दिया है और कुछ माल स्टॉक अपने माल की हुई हानि के लिए उपनिहिति से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकेगा। 3. उपनिहित माल की वापसी का कर्तव्य, ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स बेल्ड। धारा 160 में उपनिहिति पर कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि जो ही उपनिधान का समय अथवा प्रयोजन पूरा हो जाए वह बिना मांग के उपनिहित माल उपनिधाता को लौटा दे या उपनिधाता के निर्देशों के अनुसार उपनिहित माल को परिदत्त कर दे। यदि किसी उपनिहित माल के कई संयुक्त स्वामी हैं और कोई तत्प्रतिकूल करार नहीं है तो उपनिहिति उन संयुक्त स्वामियों में से किसी प्रकार एक को बिना अन्य स्वामियों की संपत्ति के माल वापस परिदत्त कर सकता है। धारा 165। 4. उपनिहित वस्तुओं का उचित प्रयोग करने का कर्तव्य, ड्यूटी टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ बेल्ड गुड्स। उपनिहिति का ये कर्तव्य है कि वह उपनिधान की शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए उपनिहित माल का उपयोग करे। धारा 154 के अनुसार यदि वह उपनिहित माल का अपराधिकृत रूप से उपयोग करता है और इससे उस माल को क्षति कारित होती है तो उपनिहिति ऐसी क्षति के लिए दायी होगा। उदाहरण इलिस्ट्रेशन: ख को एक घोड़ा केवल उसकी अपनी सवारी के लिए क उधार देता है। ख अपने कुटुंब के एक सदस्य ग को उस घोड़े पर सवारी करने देता है। ग सावधानी से सवारी करता है किंतु अकस्मात घोड़ा गिर पड़ता है और क्षत हो जाता है। ख घोड़े को हुई क्षति के लिए क को प्रतिक्रिया देने के लिए दायी है। 5. माल वापस नहीं किए जाने पर कार्यहानि की प्रतिपूर्ति करने का कर्तव्य, ड्यूटी टू कॉम्पेंसेट गुड्स नॉट ड्यूली रिटर्न। धारा 161 के अनुसार जब समय अथवा प्रयोजन पूरा हो जाने पर भी उपनिहिति उचित समय पर माल को उपनिधाता को वापस नहीं करता है तो ऐसे समय के बाद उपनिहित माल को होने वाली किसी भी हानि, नाश या क्षय के लिए उपनिहिति उपनिधाता के प्रति उत्तरदायी होगा। इस संबंध में रामपाल बनाम गौरी शंकर A0I0R0 1972 नागपुर 8 का एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें एक गिरवीदार के पास कुछ माल गिरवी रखा गया। गिरवीकर्ता ने ऋण का संदाय कर दिया लेकिन गिरवीदार ने ऐसे संदाय के पश्चात भी माल गिरवीकर्ता को वापस नहीं किया और वह माल चोरी चला गया। गिरवीदार को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। 6. उपनिहित वस्तुओं में वृद्धि की देंगी का कर्तव्य, ड्यूटी टू पे इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल्ड टू द बेली। धारा 163 के अनुसार उपनिहिति का कर्तव्य है कि प्रतिकूल संविदा के अभाव में वह न केवल उपनिहित वस्तुएं वरन उन पर हुई वृद्धि या लाभ को भी उपनिधाता को दे। उदाहरण के लिए यदि गाय को उपनिहित किया गया है और गाय को बछड़ा पैदा होता है तो गाय के साथ बछड़े को भी उपनिधाता को वापस दिया जाएगा।
प्रश्न 4 स पढ़ा हुआ माल पाने वाले व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। उत्तर पढ़ा माल पाने वाले व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य। विधि में पड़े हुए भाल को पाया जाना भी उपनिधान का एक रूप माना गया है। संविदा अधिनियम की धारा 71 के अनुसार माल पड़ा पाने वाला वस्तु को अपने कब्जे में लेने के उपरांत वस्तु के लिए उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि एक उपनिहिती। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई माल उपनिहित नहीं किया जाता लेकिन उसे पड़ा मिलता है, यदि उसे उठा लेता है तो वह उस माल का उपनिहिती हो जाता है और उसके वही कर्तव्य एवं दायित्व हो जाते हैं जो एक उपनिहिती के होते हैं। उसे उस माल का परिरक्षण एवं स्वामी का पता लगाना होता है। माल का परिरक्षण करने तथा स्वामी का पता लगाने में उसे कोई कष्ट भी हो सकता है तथा कुछ व्यय भी करना पड़ सकता है। जहां कोई व्यक्ति पड़े हुए माल को पाने पर उसके स्वामी का पता लगाने तथा उसके परिरक्षण करने में कष्ट उठाता है अथवा धन व्यय करता है तो ऐसी स्थिति में उसे संविदा अधिनियम की धारा 168 एवं धारा 169 के अंतर्गत कतिपय अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। पड़ा हुआ माल पाने वाले व्यक्ति के अधिकार। 1. प्रतिक प्राप्त करने का अधिकार। जहां उपनिहिती स्वेच्छा माल का अधिरक्षण करने एवं उसके स्वामी का पता लगाने के लिए कष्ट एवं व्यय उठाता है, वह ऐसे उठाए गए कष्ट एवं व्यय के लिए प्रतिक प्राप्त करने का हकदार होता है और ऐसे माल को वह तब तक प्रतिधृत कर सकता है जब तक कि उसे प्रतिक न मिल जाए, लेकिन वह इसके लिए वाद नहीं ला सकता। धारा 168। 2. पुरस्कार पाने का अधिकार। यदि माल के स्वामी ने माल की वापसी के लिए किसी विशिष्ट पुरस्कार की प्रस्थापना की हो तो माल को पड़ा पाने वाला व्यक्ति ऐसे पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए वाद ला सकता है और उस माल को तब तक प्रतिधृत रख सकता है जब तक कि उसे पुरस्कार न मिल जाए। धारा 168। लेकिन यदि माल को पड़ा पाने वाले व्यक्ति का उसमें हित हो और ऐसे हित के परिरक्षण के लिए वह कोई संदेह करता हो तो उस पर उपर्युक्त सिद्धांत अथवा नियम लागू नहीं होंगे। 3. विक्रय करने का अधिकार। ऐसे पड़े हुए माल को पाने वाला व्यक्ति निम्नांकित अवस्थाओं में उस माल का विक्रय भी कर सकता है, यदि वे सामान्यतया विक्रय का विषय हो, या उनके स्वामी का युक्त तत्परता से पता नहीं लगाया जा सकता हो, या उनका स्वामी उन वस्तुओं को पड़ा पाने वाले व्यक्ति के विधिपूर्ण प्रभारों का संदाय करने से इंकार करता हो, या उन वस्तुओं के नष्ट हो जाने अथवा उनके मूल्य का अधिकांश भाग जाते रहने का खतरा हो, या उन पाई गई वस्तुओं के बारे में पड़ा पाने वाले व्यक्ति के विधिपूर्ण प्रभार उन वस्तुओं के मूल्य के 2/3 तक पहुंच जाए। धारा 169। पड़ा हुआ माल पाने वाले व्यक्ति का कर्तव्य। पड़ा हुआ माल पाने वाला व्यक्ति ऐसे माल का उपनिहिती माना जाता है, अतः उसके कर्तव्य वही होते हैं जो उपनिहिती के होते हैं। कृपया इस संबंध में प्रश्न संख्या 4 पर देखें। गिरवी। प्रश्न 5 अ गिरवी की परिभाषा देते हुए उसके आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। गिरवी करने के लिए कौन सक्षम है? डिफाइन प्लेज विद इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। हु इज कॉम्पिटेंट टू प्लेज? उत्तर गिरवी की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ प्लेज गिरवी रूपी संव्यवहार उपनिधान का ही एक रूप है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 172 में इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है, किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। इस दिशा में उपनिधाता पण्यमकार कहलाता है, उपनिहिती पण्यमदार कहलाता है। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। द बेलर इज इन दिस केस कॉल्ड द पॉनर। द बेली इज कॉल्ड द पॉनी। इस प्रकार इसमें माल का उपनिधान एक प्रतिभूति के तौर पर 2 किसी ऋण के संदाय के लिए या 3 किसी वचन के पालन के लिए किया जाता है। पक्षकार पार्टीज गिरवी रूपी संव्यवहार के 2 पक्षकार होते हैं। 1. पण्यमकार या गिरवीकर्ता पॉनर एवं 2. पण्यमदार या गिरवीग्राही पॉनी। माल का उपनिधाता पण्यमकार या गिरवीकर्ता एवं उपनिहिती पण्यमदार या गिरवीग्राही कहलाता है। गिरवी के आवश्यक तत्व। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लेज। 1. चल संपत्ति प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। गिरवी के लिए संपत्ति का चल अर्थात जंगम मूवेबल होना आवश्यक है। किसी अचल अर्थात स्थावर अमूवेबल संपत्ति से प्रोद्भूत होने वाले लाभों को गिरवी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऐसा लाभ न तो जंगम संपत्ति होती है और न माल ही। संपत्ति का गिरवी के समय अस्तित्व में होना अनिवार्य है। 2. संपत्ति के परिधान की संविदा का होना। डिलीवरी ऑफ गुड्स अपॉन कंट्रैक्ट। गिरवी रखी जाने वाली वस्तु का परिधान एक संविदा के अधीन किया जाना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु का परिधान गिरवी की संविदा के साथ साथ ही किया जाए। ये संविदा के पूर्व अथवा पश्चात भी किया जा सकता है। सुनील कुमार गुप्ता बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक A0I0R0 2006 उत्तरांचल 26 में अभिनिर्धारित किया गया कि गिरवी के लिए माल के कब्जे का परिधान ऋणी द्वारा ऋणदाता को किया जाना आवश्यक है। यदि माल का भौतिक कब्जा ऋणी के पास रहता है तो उसे गिरवी का संव्यवहार नहीं कहा जा सकता है। 3. माल के कब्जे या माल के स्वत्व हक के दस्तावेजों का परिधान। डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स और ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। माल के कब्जे का वास्तविक परिधान किया जाना भी आवश्यक है। ये वास्तविक अथवा आन्विक कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गिरवी के सृजन के लिए स्वत्व का अंतरण आवश्यक नहीं होता। कब्जे का सामान्य परिधान मात्र पर्याप्त है। कब्जा माल के स्वत्व के दस्तावेज सौंपकर भी किया जा सकता है। गिरवी के लिए माल के कब्जे का परिधान ऋणी द्वारा ऋणदाता को किया जाना आवश्यक है। यदि माल का भौतिक कब्जा ऋणी के पास ही रहता है तो उसे गिरवी का संव्यवहार नहीं कहा जा सकता। सुनील कुमार गुप्ता बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक A0I0R0 2006 उत्तरांचल 26। मोरवी मर्केंटाइल बैंक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया A0I0R0 1965 S0C0C0 1954 के मामले में एक बैंक ने 3 रेलवे रसीदों पर जो बैंक के नाम पृष्ठांकित की गई थी 20,000 रुपये का ऋण दिया। वस्तुएं जिनका मूल्य 35,000 रुपये था रेलवे द्वारा खो गईं। बैंक ने वस्तुओं की हानि के लिए रेलवे के विरुद्ध दावा किया। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बैंक पूरा धन पाने का अधिकारी है, क्योंकि बैंक के पक्ष में रेलवे रसीद के पृष्ठांकन से दिया धन गिरवी के संव्यवहार को या गिरवी की परिभाषा को पूर्ण करता है। 4. वस्तुओं का परिधान ऋण के लिए। वस्तुओं का परिधान ऋण प्राप्त करने के लिए या किसी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए।
5. आग्रहिता का विशेष हित। गिरवी संपत्ति में आग्रहिता पौनी का विशेष हित होना चाहिए। संपत्ति अर्थकर्ता की ही रहती है और ऋण देने के पश्चात उसे पुनः प्राप्त हो जाती है। गिरवी करने के लिए सक्षम व्यक्ति। द पर्सन कॉम्पिटेंट टू प्लेज। साधारणतया गिरवी केवल चल संपत्ति के स्वामी ओनर द्वारा ही की जा सकती है या उसकी सहमति से उस व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिसके पास माल का कब्जा है, लेकिन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा भी गिरवी की जा सकती है। 1. व्यापारिक अभिकर्ता मर्केंटाइल एजेंट द्वारा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 178 के अनुसार व्यापारिक अभिकर्ता जिसके पास स्वामी की सहमति से माल का कब्जा है या माल के स्वत्व के दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स हैं, वह व्यापार के साधारण अनुक्रम इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सद्भावना गुड फेथ से माल को गिरवी रख सकता है। 2. शून्यकृणीय संविदा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत माल का कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा। जब किसी व्यक्ति ने शून्यकृणीय संविदा के अंतर्गत माल का कब्जा प्राप्त किया है और ऐसी संविदा का खंडन नहीं हुआ है तो धारा 178A के अनुसार उस व्यक्ति द्वारा ऐसे माल की गिरवी वैध होगी। 3. गिरवीग्राही या पण्यमदार द्वारा। बाय पौनिक धारा 179 के अनुसार जहां की कोई व्यक्ति ऐसे माल को गिरवी रखता है जिसमें वह केवल परिसीमित हित लिमिटेड इंटरेस्ट रखता है, वहां गिरवी उस हित की सीमा तक वैध होगी। प्रश्न 5ब। पण्यमकार गिरवीकर्ता तथा पण्यमदार गिरवीग्राही के अधिकारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द राइट्स ऑफ पॉनर एंड पॉनी। उत्तर। पण्यमकार गिरवीकर्ता के अधिकार। राइट्स ऑफ पॉनर। गिरवी रखे हुए माल को छुड़ाने का अधिकार। राइट टू रिडीम। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 176 के अनुसार गिरवीकर्ता को यह अधिकार है कि वह ऋण का भुगतान करके अपने गिरवी रखे हुए माल को गिरवीग्राही से वापस ले ले। यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि गिरवीग्राही विक्रय की सूचना देकर उसे बेच नहीं देता है। सुंदर लाल सर्राफ बनाम सुभाष चंद्र जैन A0I0R0 2006 M0/035 में गिरवीकर्ता ने चांदी गिरवी रखकर गिरवीग्राही से कर्ज लिया था। निश्चित समय के भीतर वह ब्याज सहित ऋण की अदायगी करके गिरवी का उन्मोचन न कर सका। गिरवीग्राही ने गिरवीकर्ता को चांदी बेचने के आशय से दिया जिस पर गिरवीकर्ता ने गिरवीग्राही से विक्रय स्थगित करने की प्रार्थना की। ऐसी स्थिति में गिरवीग्राही को उक्त चांदी बेचने का अधिकार होगा। पण्यमदार गिरवीग्राही के अधिकार। राइट्स ऑफ पॉनी। 1. माल के प्रतिधारण का अधिकार। राइट टू रिटेन द गुड्स। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत पण्यमदार को गिरवी के माल का प्रतिधारण रिटेन करने की व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। पण्यमदार निम्नांकित प्रयोजनों के लिए गिरवी के माल का प्रतिधारण कर सकता है। 1. ऋण के संदाय के लिए। 2. वचन के पालन के लिए। 3. ऋण के ब्याज के लिए। 4. गिरवी के माल के कब्जे के लिए एवं 5. परिरक्षण के लिए उपगत व्ययों के लिए। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पण्यमदार जिसके कब्जे में गिरवी का माल हो ऋण के प्रत्युद्धरण के लिए तब तक वाद नहीं ला सकता जब तक कि उसने संपत्ति को प्रतिधृत कर रखा हो। अर्थात पण्यमदार ऋण के प्रत्युद्धरण के लिए वाद लाने एवं गिरवी के माल को प्रतिधृत रखने के अधिकार का एक साथ उपयोग नहीं कर सकता। यद्यपि पण्यमदार को गिरवी के संबंध में देय सभी धन प्राप्त हो चुका है तो वह वस्तुओं को प्रतिधारित नहीं कर सकता है। 2. असाधारण व्ययों को प्राप्त करने का अधिकार। राइट टू रिसीव एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस। धारा 175 के अनुसार पण्यमदार उन समस्त असाधारण व्ययों एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस को पण्यमकार से प्राप्त करने का हकदार होता है जो उसने गिरवी रखे गए माल के परिरक्षण के लिए उपगत किए हैं। पण्यमदार का उपनिहिति के रूप में यह कर्तव्य है कि वह उपनिहित माल की उसी प्रकार देख करे जैसा कि एक मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति अपने ही माल की करता है, और यदि ऐसा करने में कोई व्यय उपगत होता है तो वह उसे पण्यमकार से प्राप्त करने का हकदार होता है। 3. वाद लाने का अधिकार। राइट टू सूट। धारा 176 के अनुसार यदि पण्यमकार उस ऋण के संदाय में या नियत समय पर उस वचन का पालन करने में जिसके लिए माल गिरवी रखा गया था व्यतिक्रम करता है तो पण्यमदार उस ऋण या वचन पर पण्यमकार के विरुद्ध वाद ला सकेगा। धारा 176। 4. माल को बेचने का अधिकार। राइट टू सेल। धारा 176 पण्यमदार को एक और अधिकार प्रदान करती है, माल के विक्रय का। यदि पण्यमकार उस ऋण के संदाय में या नियत समय पर उस वचन का पालन करने में जिसके लिए माल गिरवी रखा गया था व्यतिक्रम करता है तो पण्यमदार गिरवी के माल को बेच सकेगा। विक्रय की सूचना। नोटिस ऑफ सेल। गिरवी के माल का विक्रय करने से पूर्व पण्यमकार को ऐसे विक्रय की युक्तियुक्त सूचना दिया जाना आवश्यक है। सूचना में उस ऋण का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है जिसके लिए गिरवी के माल का विक्रय किया जाना है। चूक करने वाले पण्यमकार का उन्मोचन का अधिकार। धारा 177 के अनुसार यदि उस ऋण के संदाय या उस वचन के पालन के लिए जिसके लिए गिरवी की गई है कोई समय नियत हो और पण्यमकार ऋण का संदाय या वचन का पालन नियत समय पर करने में व्यतिक्रम करे तो वह किसी भी पश्चातवर्ती समय में इसके पूर्व की गिरवी माल का वस्तुतः विक्रय हो उसका मोचन करा सकेगा, किंतु ऐसी दशा में उसे ऐसे अतिरिक्त व्ययों का जो उसके व्यतिक्रम से हुए हों संदाय करना होगा।